हेलो नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो हमने पिछली वीडियो में जो आर्थिक समृद्धि को लेकर बात की थी, और आज हम बात करने वाले हैं आर्थिक विकास को लेकर। हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे अवधारणाएं, और अवधारणा में हमने पहले पढ़ी थी भारतीय जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि है उसको लेके। अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास को लेके। दोनों में क्या फर्क है? इसमें मात्रात्मक है, इसमें गुणात्मक। ठीक है, मात्रात्मकता पे जोर दिया जाता है, इसमें गुणात्मकता पे जोर दिया जाता है। अगर मान लेते हैं कि थोड़ा सा अंतराल समझ लेते हैं। अगर मान लो कि ग्रोथ होती है, मतलब समृद्धि होती है, तो उससे विकास होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और इन सभी चीजों में। तो ये जरूरी नहीं है। अगर ग्रोथ बढ़ी है, मतलब अगर आय बढ़ी है, तो उससे विकास होगा, ये जरूरी नहीं। लेकिन अगर विकास हुआ है तो डेफिनेटली ये है कि समृद्धि हुई है, तभी विकास हुआ है। ध्यान रखना इस बात का। अगर विकास बढ़ा है, इसका मतलब समृद्धि का रोल रहा है उसके अंदर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। हम लोग आगे बात करते हैं कि आर्थिक समृद्धि में क्या क्या चीजें आती हैं। कि इसमें आर्थिक समृद्धि तो हमने पढ़ ली है ना। हम बात करते हैं आर्थिक विकास की। जो इसकी बात करते हैं आर्थिक विकास की। ठीक है, कि आर्थिक विकास में क्या चीजें शामिल है। ये गुणात्मकता पर जोर देता है, गुणात्मक विकास के ऊपर। ठीक है, जिसके अंदर जीवन स्तर के अंदर सुधार की बात की जा रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और इसके अलावा जो कौशल हैं उनको लेकर बात की जा रही है, कि इनके विकास की बात की जा रही है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा इसके लास्ट में, लेकिन आप समझिए कि इन सब चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लक्ष्य क्या है आर्थिक विकास के? पहला, गरीबी को कम करना। ठीक है, आर्थिक विकास होना तो उसका लक्ष्य क्यों है? तो गरीबी कम करना। इसका मतलब गरीबी है तभी तो उसको कम करने की बात हुई है। फिर बाद में आप देखते हैं, फिर आय की असमानता को दूर करना। अगर आय की असमानता है, एक के पास ज्यादा पैसा है, एक के पास कम पैसा है, तो दोनों का खर्च अलग अलग होगा। और खर्च अलग होगा या फिर उनकी बचत होगी, तो बचत के आधार अलग होंगे। खर्च एक व्यक्ति कहीं पर अलग तरीके से करता है, अलग तरीके से करता है। ठीक है, तो हम लोग सारी परिपाटी को नीचे पढ़ेंगे एक बार। आय की असमानता को दूर करना। फिर है जो भुखमरी है, तो भुखमरी में कमी करना इत्यादि। ठीक है, भुखमरी के अंदर कमी करना, प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना। ठीक है, ये चार आयाम देख लीजिए आराम से। इसके लक्ष्य गरीबी को कम करना, आय की असमानता को दूर करना और भुखमरी में कमी लाना। इसके अलावा प्रति व्यक्ति जो है पर कैपिटा इनकम है उसके अंदर सुधार करना। ठीक है, विकास या डेवलपमेंट से संबंधित प्रमुख विषय कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व है। सेवा क्षेत्र कौन कौन से हैं आप देखते हैं। जैसे जो परिवहन का है ना। परिवहन में आप देखते हैं सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, इसके अलावा जो वायु मार्ग है, इसके अलावा रोड देखते हैं। जो संचार के हैं, संचार के साधन है, संचार के अंदर है। इसके अलावा जो और अन्य सेवा क्षेत्रों के अंदर एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। ठीक है, तो कई सारे आए हैं। फिर जनसंख्या की है लाभांश। ठीक है, फिर बाद में जनसंख्या के लाभांश आप देखते हैं कि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो स्किल्ड हो, ठीक है, कौशल युक्त हो, उनकी बात की जा रही है, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका अदा करता हो। डिजिटल क्रांति है। फिर बाद इससे पहले पढ़ते हैं अवसंरचनात्मक विकास है। आप देखते हैं रेल है, आप सड़क देखते हैं, आप यूनिवर्सिटियां देखते हैं, उनका जो फ्रेमवर्क बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक है, डिजिटल क्रांति है। ठीक है, आज एआई पर ध्यान दिया जा रहा है, रोबोटिक्स पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, कृषि में आधुनिकीकरण की बात की जा रही है, जिसे हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी, और आर्थिक सुधार की बात की गई है। ये सारे इसमें डाले हुए देखिए, सुधार की बात की जा रही है। मुख्य चुनौतियां क्या है? उच्च बेरोजगारी और कौशल की कमी। ठीक है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच विकास का अंतर। ठीक है, दोनों के अंदर हम इसको पढ़ते आगे। मैं आपको इसको डिटेल से बताता हूं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, यह बता देता हूं मैं आपको, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखिए, आप चीजों को आराम से समझिए ताकि चीजें समझ में आ जाएंगी कि आखिर ये समस्या क्यों होती है, इसके विकास में क्यों ध्यान देने की जरूरत है। मैं एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। ठीक है, आराम से
अब ये ध्यान देते हैं कि एक व्यक्ति है, इसके पास जो आय है, मान लेते हैं कि दोनों के पास 50,000 रुपये, 50,000 तो ज्यादा हो गया, कम कर लेते हैं। आराम से समझिए इस चीज को कि एक व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। ये भी काम करता है और ये भी काम करता है, और काम करता है तो काम से उसको क्या मिलती है, आय मिलती है, इनकम आती है, ठीक है। अब इनकम क्या क्या है कि ये व्यक्ति, एक व्यक्ति है, ये क्या करता है, अब अपना जो आय है, मान लेते हैं कि इसकी आय 20,000 रुपये है पर मंथ का, ठीक है, और इसकी भी 20,000 रुपया पर मंथ का है, ठीक है। ये क्या करता है कि अपनी आय को परसेंटेज में तय करता है इसको, ये अपना जो आय है इसका 10% का जो पैसा है, अभी ये क्या करता है, इसमें देखिए दो चीजें, एक है बचत, एक है खर्च। ये भी क्या करता है, बचत और खर्च, दोनों का आधार समझिए आराम से ताकि चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। अगर एक व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा, मान लेते हैं कि जो बचत है, इस बचत में करता है, बचत किस चीज में करता है, वो करता है बचत बीमा के अंदर, जीवन बीमा करवा लेता है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता है, दुर्घटना बीमा, ठीक है। ये यहां पर क्या करता है, बचत करता है। दूसरा रुपया और कहां करता है बचत, वो एफडी के अंदर, या फिर और जो है आप देख सकते हैं इसमें, वो और चीजों में खर्च करता है। यहाँ पर यह मान लेते हैं कि यहाँ बचत के पैसे वो लगाता है, अपनी बचत के पैसे यहाँ पर करता है, ठीक है। जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा, ठीक है। अब वो खर्च कहां करता है, ये व्यक्ति ये खर्च कर रहा है कहां पर, शिक्षा के ऊपर, बेहतर शिक्षा से, बेहतर शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहा है। दूसरा, ये बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर खर्च कर रहा है, ठीक है, कि अगर इसको कोई भी ट्रीटमेंट करवाना हो तो बेहतर सुविधा ले सकता है, ठीक है। तीसरा, पोषण के ऊपर, मतलब स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ये जो भी सुविधाएं चाहिए वो ले लेता है, ठीक है। यहां पर अपना खर्च का पैसा रखता है, यहां खर्च करने के लिए रखता है। दूसरा, पैसा कहां कर सकता है, वो पोषण के ऊपर खर्च करता है, इन सभी के ऊपर रुपया खर्च करता है। चौथा, वो स्किल के ऊपर, स्किल के ऊपर, सीखने पर रुपया खर्च करता है। देखो, शिक्षा पे खर्च कर रहा है, स्वास्थ्य पे खर्च कर रहा है, पोषण पे कर रहा है, स्किल के ऊपर कर रहा है, ठीक है। ये सभी चीजों के ऊपर रुपया खर्च कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखिए इस बात का कि इन सभी चीजों का और कम से कम खर्चा, कम से कम मिनिमम खर्च का काम कर रहा है, जो सामाजिक जिम्मेदारी होती है, सामाजिक जिम्मेदारी पे रुपया सबसे कम खर्च करता है, ठीक है। और जो भौतिकवादी जो चीजें हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, इनके ऊपर रुपया कम खर्च करता है। ध्यान रखना इस बात का। एक व्यक्ति है जिसकी आय है और आय का आधार क्या करता है, 20,000 रुपये पर महीने के हिसाब से, तो इसका टोटल रुपये कितना होता है, 2,40,000 रुपये पर मंथ का, मतलब पर ईयर का, ठीक है। इतना रुपया इसका होता है। ये बचत का रुपया कहां खर्च करता है, टोटल एक तो पैसा यहां खर्च करता है, मतलब अपने जीवन का ये 10% पैसा यहां खर्च करता है इधर, ठीक है, और बाकी जो 90% पैसा है वो यहां खर्च करता है, और कुछ पैसा अपने पास बचा के रखता है, मतलब 10% पैसा सेव करता है और 80% रुपया यहां खर्च करता है, ठीक है। तो इसका रेशो कितना हो गया, इसका मैं पेन चेंज कर लेता हूं, इसका रेशो कितना हो गया, 10 प्लस 80 प्लस 10, ये इसका रेशो है। ये यहां पर क्या करता है, खर्च और बचत करता है, दोनों का क्या करता है, ठीक है। लेकिन अब इसकी बात करते हैं हम लोग, इसकी देख लेते हैं।
ये कहाँ खर्च करता है, देखो ये बचत है ना, ये बीमा के अंदर नहीं करता है। इंश्योरेंस किसी भी प्रकार का दुर्घटना बीमा हो, कोई भी हो, ठीक है, इनमें नहीं करता। इसके अलावा रुपया जो बचत है, तो ये बचत जो है ये पूरा पैसा बचत करता है, लगभग भी तो 70% जो पैसा है वो बचत करता है। मान लो कि 50% भी करता है बचत। ये 50% पैसा केवल बचा के रखता है अपने पास में। अब इसके पास बचत का पैसा कम हो गया, बचत का पैसा कम हुआ तो इसने बाकी पैसा कहां खर्च किए हैं, देखो इसने पैसा कहां खर्च किया है, देखो इसने कहां पैसा खर्च किया है, पहला शिक्षा पे खर्च किया लेकिन उतना नहीं किया, मतलब शिक्षा पे कम खर्च किया इसने पैसा। दूसरा पैसा कहां, स्वास्थ्य पे जो खर्चा है वो कम किया इसने, ठीक है। बस काम चलाओ चीजें चल रही है, मतलब अगर बीमारी हो गई तो बस ऐसे ही बिना चेकअप के क्या किया, बिना डॉक्टर की परामर्श के क्या हुआ कि वो जो प्राथमिक उपचार है उन्हीं पे ध्यान देने लग गया, तांत्रिक विधियों पे चला जाने लग गया, जो तंत्र मंत्र की व्यवस्था करते हैं उनके ऊपर चला गया, झाड़ू चपाड़ा जो भी होता है उन सब चीजों के लिए चला गया वो, ठीक है, कि भाई वहां से ठीक हो जाएगा। और तीसरा, केवल खाना खा रहे हैं, पोषण के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान रखना इनके ऊपर। अब यहां आराम से देखिए, रोजगार मतलब जो कौशल है स्किल है, इसके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे इधर, लेकिन जो बाकी का पैसा वो खर्च कहां हो रहा है इनका, वो है सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जिम्मेदारियों के ऊपर रुपया खर्च किया है इन्होंने, ठीक है। इनमें मान लो कि 10% पैसा अगर मान लो कि बीमा के ऊपर अगर इन्होंने बीमा पे खर्च नहीं किया तो पैसा कहां खर्च किया इस आदमी ने, इन्होंने किया मकान बनाने में, मकान बनाने में, इसके अलावा मकान को कलर करने में, इन सभी चीजों के अंदर बचत का पैसा रख लिया इधर। तो यहाँ पर घर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है वो आदमी, यहाँ पर इन चीजों पर खर्च नहीं किया उसने। तो अब क्या हुआ, इसने बाकी पैसा कहां खर्च कर दिया, सामाजिक जिम्मेदारियां, विवाह करना, विवाह के अंदर इतने सारे पैसा लगा देना, और इसके अलावा जो सामाजिक जरूरतें होती है, सामाजिक जो रीति रिवाज है उनके अंदर रुपया खर्च हो जाता है इसका सारा। तो अब दोनों का आधार चेंज कर ली, देखिए आराम से, पहले तो दोनों का कंपेयर करते हैं। इस आदमी को भविष्य में पहला शिक्षा के ऊपर इसने खर्च कर रखा है, तो इसकी रोजगार की संभावना क्या होगी, देखो रोजगार की संभावना इसकी बढ़ेगी, किसकी, इसकी, इस व्यक्ति की, इसकी रोजगार की संभावना बढ़ेगी, इसकी रोजगार की जो संभावना है वो कम होगी, इसकी कम हो जाएगी। दूसरा, शिक्षा पे अगर जोर दिया गया है तो समझ बेहतर होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके अलावा यहां पर जब एजुकेशन का जो लिटरेसी रेट है और हायर एजुकेशन होगी तो उससे क्या होगा कि जो भेदभाव का जो आधार है वो समझ में आएगा। यहाँ ये शहर में जाएंगे, शहर में क्या होगा कि इक्वलिटी की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, तो दोनों का आधार चेंज हो जाएगा, मानसिकता चेंज हो जाएगी दोनों की, ठीक है। यहाँ फिर इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा। यहाँ देखिए, ये आदमी स्वास्थ्य क्षेत्रों में रुपया खर्च कर रहा है तो इसका स्वास्थ्य बेहतर होगा, पोषण में खर्च कर रहा है तो इसकी लाइफ जो एक्सपीरियंसी रेट है वो ज्यादा होगी। इसके अलावा स्किल्ड पे काम करेगा तो अगर इसको एक क्षेत्र से अगर जॉब से निकाला भी जाता है तो दूसरे क्षेत्र के अंदर वो क्या कर सकता है, खर्च कर सकता है। सामाजिक जिम्मेदारियों के अंदर रुपया कम खर्च किया है इसने, सबसे कम किया है, ठीक है। और रुपया खर्च कहाँ किया है, जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, दुर्घटना, इन फ्यूचर कभी भी कोई दिक्कत होती है तो पैसा कहाँ मिलता है इसको, इंश्योरेंस से। तो यहाँ जो पैसा खर्च नहीं किया, यहाँ पैसा खर्च किया है और यहाँ रुपया खर्च किया है इसने, बचत का आधार यहाँ रखा है, तो इस बात का ध्यान रखना, ये व्यक्ति को कभी दिक्कत नहीं होगी इसका लाइफ स्टाइल आगे जाकर, क्योंकि इसने जो पैसा है जहां खर्च करना चाहिए था वहां किया। अब एक व्यक्ति है जिसने क्या किया, यहाँ पर रुपया खर्च किया है अगर इसको स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ी बीमारी हुई, दुर्घटना हुई, कुछ भी हुआ तो यहाँ इंश्योरेंस जो है वो मिल जाता है, और इंश्योरेंस की वजह से जो पैसा है, ठीक है, वो पैसा वो उसके जो जीवन शैली है उसको बनाए रखने में, उसके स्टैंडर्ड को बरकरार रखने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ देखिए, इसने पैसा खर्च नहीं किया, इसने पैसा कहां खर्च किया है, मकान बनाने के अंदर रुपया खर्च कर दिया।
जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर रुपया खर्च कर दिया, जो जितने भी जो रीति रिवाज है इनके अंदर खूब पैसा लगा दिया इन सभी चीजों में। और पैसा कहाँ खर्च नहीं किया? अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च नहीं किया। पहला, अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च नहीं किया, स्वास्थ्य पे खर्च नहीं किया, पोषण पे खर्च नहीं किया, कौशल पे खर्च नहीं किया। जब ऐसा नहीं किया और पैसा यहां पर लगाया तो इस बात का ध्यान रखना, इन फ्यूचर जो आदमी आज जो कमा रहा है, जिसकी आय ये है, ठीक है, उसके बचत का उसकी बचत का जो आधार है, ये देखिए यहाँ पर, ये जो पैसा है इसका, ये एक जीवन में बीताते बीताते अगर यहाँ पर खर्च नहीं हुआ और यहाँ पर जमीन मकान इन सब चीजों में रुपया खर्च किया है, ठीक है, इंश्योरेंस में भी नहीं किया, ठीक है, तो जब ये आदमी बीमार होगा कभी, मतलब कितनी उम्र तक काम करेगा? 60 साल तक। और 60 वर्ष तक जब काम करेगा तो उसके बाद में ये काम नहीं कर पाएगा, और काम नहीं कर पाएगा तो इस बात का ध्यान रखना, तो इसकी उसकी अगर मान लो कि ये 60 साल तक जीता है, 60 साल का है और 80 साल तक जीता है, तो 20 वर्ष तक जीने के लिए इसको जो समय निकालना है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर एजुकेशन पे रुपया खर्च नहीं किया, स्वास्थ्य पे नहीं किया, पोषण पे नहीं किया, कौशल पे नहीं किया। तो अगर इनमें भी दिक्कत हुई कहीं पर तो इनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो आ जाएगी और इनके पास उनको पे करने के लिए इतना पैसा नहीं बचेगा, ना इंश्योरेंस किया ना कुछ और किया, ठीक है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्या होगा कि इनका विकास बाधित हो जाएगा। पैसा, ये व्यक्ति अपने पूरा पैसा, अगर मान लो कि इन्होंने पैसा बचा भी रखा है, ये घर बनाने में कुछ पैसा बचा के रखा है, अपने 50% पैसा यहाँ और 50% पैसा बचत बैंक में रख दिया, तो ये जब भी इनको प्रॉब्लम होगी स्वास्थ्य क्षेत्रों में कभी भी, तो ये पूरा पैसा यहाँ खर्च हो जाएगा। तो जीवन भर की कमाई हुई जो पूंजी है वो एक झटके के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्रों के अंदर बड़ी बीमारी के अंदर लग जाएगा। तो ये जीवन भर काम भी किए और पैसा भी खर्च हो गया। और यहाँ पर देखिए इन्होंने पैसा खर्च कहाँ किया और इन्होंने बचत कहाँ की, दोनों का आधार चेंज देखिए, ये है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन आप जो मैं बता रहा हूं उसको समझिए आराम से, ठीक है। ये अब खर्च करने का आधार है, अब दोनों का परिपाटी देख लेते हैं एक बार। ये आपको समझ में आ गया तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि खर्च कहाँ करना है। इसीलिए मैंने कहा कि जो अर्थव्यवस्था है ये मानव समाज और हमारे आसपास की जो जीवन शैली है उसको समझने में काफी मदद करता है कि पैसा कहाँ खर्च करें। देखिए अब ये व्यक्ति है ए और ये बी। ए करता है शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, इसके अलावा स्किल्ड, यहां पर इसके अलावा और कहां खर्च करता है ये खर्च कहां करता है, इसके अलावा रुपया खर्च करता है वो इंश्योरेंस के अंदर, बीमा के अंदर, या रुपया खर्च करता है, ठीक है। इतना ही खर्च करता है केवल वो, और बचत का केवल 10% अपने पास रखता है, बाकी 90% पैसा है वो खर्च कर देता है इधर, ठीक है। मैंने एक जगह जोड़ लिया। दूसरा व्यक्ति है जो खर्च क्या करता है, ये दूसरा व्यक्ति खर्च क्या करता है, ये करता है घर बनाने के अंदर। कंपटीशन चल रहा है ना, घर बनाने के अंदर इन्होंने एजुकेशन के अंदर रुपया खर्च नहीं किए, घर बनाने में रुपया खर्च कर दिया। इसके अलावा सामाजिक जरूरतें उनको पूरी करने में रुपया लगा दिया, जैसे विवाह है, ठीक है। इसके अलावा रीति रिवाज, ठीक है, उन सभी के अंदर। फिर इसके अलावा कपड़ों के अंदर, जो भौतिकवादी जो संस्कृति है उन सब चीजों के अंदर, मतलब घर का जो जीवन स्तर जो है उसको स्टैंडर्ड बनाने के अंदर इन्होंने रुपया खर्च किया है। लेकिन रुपया कहाँ खर्च नहीं किया इन्होंने स्वास्थ्य के अंदर नहीं किया, शिक्षा के अंदर नहीं किया, पोषण के अंदर नहीं किया, स्किल के अंदर नहीं किया। इन सभी क्षेत्रों को उन्होंने क्या किया, इग्नोर कर दिया। अब ये व्यक्ति जो आज 20,000 रुपया पर महीने का कमा रहा है, 2,40,000 रुपये साल का कमा रहा है, इसने केवल अपनी पूरी जो टोटल पैसा है इसका 10% तो किया इधर,
और 90% पैसा कर दिया इधर। देखिए दोनों के अंदर। अब अगर इसको हायर एजुकेशन के अंदर रुपया खर्च किया जाता तो इसकी रोजगार मिलने की संभावना ज्यादा होती, तो ये कभी भी पैसा ले सकता था और पैसा लेके घर बना सकता था। यहां पर इन्होंने क्या किया, अपनी भौतिकतावादी जो संस्कृति है और जीवन उसको बनाए रखने के लिए इन्होंने रुपया खर्च कर दिया इधर। सामाजिक ताना बाना, सामाजिक प्रतिष्ठा के लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में, ठीक है। दूसरा, अब यहां पर रुपया खर्च हो गया तो इनके पास पैसा कहां खर्च हो गया, इधर अपने जीवन का पूरा पैसा यहां खर्च हो गया। पैसा यहां खर्च नहीं किया तो ये व्यक्ति कभी बीमार हुआ, ये व्यक्ति कभी बीमार हुआ तो पैसा जो है, इतना जो पैसा अगर इसने बचत भी कर रखा था, मैं एग्जांपल दे देता हूं कि अगर इस आदमी ने, समझ लेते हैं, 10% पैसा भविष्य निधि के अंदर रख दिया, मान लेते हैं, ठीक है, भाई कभी भी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। दूसरा पैसा इसने लगाया सामाजिक विकास में या मानव विकास में, ठीक है। तीसरा पैसा लगाया इसने बीमा, इन सब चीजों में, ठीक है, इन सभी चीजों में पैसा लगाया। कितना परसेंट पैसा, 10% भविष्य में, और इसके अंदर पैसा लगा दिया इसने 70% पैसा, ठीक है, एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, और बाकी पैसा इन्होंने बचत के अंदर रख लिया और जो भी है, ठीक है। स्वास्थ्य, इन सभी चीजों के अंदर रुपया खर्च हो गया इसका। इस व्यक्ति का देखो यहां पर क्या हुआ कि 10% पैसा बचत अपने पास में रखा है, 50 से 60% पैसा जो है वो इन सारी जो भौतिकतावादी संस्कृति है इन चीजों के अंदर कर दिया, और स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर 10 से 20% पैसा खर्च किया केवल। तो दोनों के अंदर अगर ये व्यक्ति कभी भी, अब उम्र कितनी उम्र तक काम करेगा आदमी, 60 वर्ष, 65 वर्ष, जब ये व्यक्ति 65 वर्ष का होगा तो इसके पास में खर्च, जो बचत का पैसा वो नहीं बचेगा इतना। अगर ये पैसा बच भी गया इसके पास, मान लो 10% पैसा बचा के भी रख रहा है, ठीक है, तो ये पैसा जब आदमी बीमार हो जाएगा, पोषण की कमी से, स्वास्थ्य की वजह से, कुछ भी कारणों से, या दुर्घटना हो गया तो इंश्योरेंस नहीं है उसका, ठीक है, इंश्योरेंस होता, अगर इस व्यक्ति के पास दुर्घटना होती है तो इसके पास इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस क्लेम करके वो पैसा लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसने इंश्योरेंस पे रुपया खर्च नहीं किया, तो जब भी इसका एक्सीडेंट होगा या कुछ प्रॉब्लम होती है या इसकी डेथ होती है तो इसके पास पैसा कोई नहीं है, और स्वास्थ्य के ऊपर जो रुपया जो इसने बचत कर रखी थी, जीवन भर की पूंजी इस स्वास्थ्य के अंदर लग जाएगी। तीसरा, ये अपने बच्चों को अगर मान लो ये शिक्षा, ये सारी चीजें नहीं देते हैं, ठीक है, यहाँ खर्च नहीं करते हैं, तो उनका बच्चा भी उसी सर्किल में रहेगा। हायर एजुकेशन नहीं है तो उसको ग्राउंड लेवल की चीजें हैं, मतलब औपचारिक जो चीजें मिलती है वहां तो उनको जगह मिलेगी नहीं, और अनौपचारिक जो जहां पर भी जगह है, फैक्ट्रियों के अंदर मजदूरी के रूप में है, या फिर और जो छोटा मोटा काम है वहां उनको काम मिलेगा, ठीक है। तो जैसा काम मिलेगा वैसी मानसिकता तैयार होगी, क्योंकि जो जितना पढ़ेगा उसकी मानसिकता उस हिसाब से तैयार होगी, ठीक है। नैतिकता को समझेंगे वो, ठीक है, और व्यवस्थाओं को भी समझेंगे, ठीक है। इसे बेटर रोजगार मिलेगा तो व्यवस्था और चेंज हो सकती है। कैसे? अब ये व्यक्ति 65 वर्ष की उम्र तक अगर मान लो कि काम करता है और 75 साल जीता है, तो 10 साल अगर मान लो ये आदमी जीता है तो इसके बच्चे की जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर ये खर्च करे। अब इसका पूरा पैसा यहाँ खर्च हो गया तो ये खर्च कहाँ करेगा, तो अपने पूरे जीवन भर की पूंजी यहाँ खर्च कर देता है ये, और अब इसके बच्चे का जो भार है वो इसके ऊपर आ जाता है। बड़ी बीमारी हो गई, अब जो बच्चा अगर इसी सर्किल में, अगर बच्चा 40,000 रुपए भी अगर मान लो कमा रहा है महीने का, ठीक है, तो इसकी आधी इनकम पेरेंट्स के ऊपर चली जाएगी इधर खर्चे में, और अपनी जरूरत पूरी करने के अंदर वो 20,000 रुपए खर्च, और वही सर्किल इसके अंदर चलता रहेगा। ये गरीबी का सर्किल है, ये सर्किल टूटता नहीं है। फिर इस सर्किल को तोड़ने के लिए आपको इन व्यवस्थाओं को खर्च करना पड़ेगा, इधर यहां खर्च करना पड़ेगा तो व्यवस्था टूट जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूं इसका, देखिए कि लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में, क्या करते हैं कि लोग घर बनाने में जोर दे देते हैं, बच्चों को एजुकेशन में जोर नहीं देते, और कई ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा भी होता है लेकिन एजुकेशन पर जो रूढ़िवादी मानसिकता है इसकी वजह से क्या करते हैं, वो हायर एजुकेशन में जाने से रोकते हैं। तीसरा, एक व्यक्ति मैं मान लेता हूं, ठीक है, देखो कैसे चेंज हो रहा है। एक व्यक्ति अपने बच्चों को क्या करता है, एजुकेशन पर खर्च करता है, ठीक है। ये व्यक्ति गरीब है,
अब इसे सर्किल को तोड़ना कैसे हो? ये व्यक्ति गरीब एक व्यक्ति है ए, और शिक्षा पे क्या कर रहा है? अपने बच्चों पर खर्च कर रहा है। अपने जो अपनी बचत है इसको क्या कर रहा है? अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर रुपया खर्च कर रहा है। बच्चों के कौशलता पे खर्च कर रहा है, कौशलता पे खर्च कर रहा है। अब कौशलता पे जैसे खर्च किया तो स्किल पे खर्च किया तो इसको क्या मिलेगा? यहां पर रोजगार मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी, ठीक है। और जैसे रोजगार मिलेगा, पहला, अब रोजगार कौन सा है? पहला तो ये कि एक है, मान लेते हैं कि सरकारी नौकरी है, बच्चा एजुकेशन में रुपया लगाता है, मतलब जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेशन में रुपया लगाते हैं, एजुकेशन से बाद में इसको कोचिंग करवाते हैं, और कोचिंग करते हैं और बच्चे को स्किल्ड भी करवा देते हैं, दोनों काम हो गए, ठीक है। यहां से बच्चे को रोजगार मिलता है, मान लो गवर्नमेंट जॉब मिल गई, सरकारी नौकरी जैसे मिल गई, मान लो कि इसको फर्स्ट ग्रेड की नौकरी मिल गई, ठीक है, तैयारी की और बढ़िया नौकरी मिल गई इसको, ठीक है। अब यहां इसकी क्या हो गई? आय बढ़ गई। तो उसने क्या किया? इसकी आय बढ़ गई, और आय सरकारी जो दायरा है इसके अंदर आने से जो इसका गरीबी का सर्किल है वो टूट जाता है। अब यहां पर क्या करेगा? जिसकी आय बढ़ी है, समझिए इस चीज को आराम से, कॉन्सेप्ट भी समझना है, केवल आपको मैं एकदम बिल्कुल एग्जांपल से समझा रहा हूं। एक व्यक्ति है और इसने शिक्षा पे खर्च किया है, ठीक है। एक व्यक्ति है और ये गरीब व्यक्ति है, ठीक है, मान लेते हैं, इसने फिर भी शिक्षा पे खर्च किया है, किसके ऊपर? अपने जो बच्चे हैं उनके ऊपर। शिक्षा, बच्चों पर खर्च किया है इन्होंने, ठीक है, पहला बच्चों पर खर्च किया है इन्होंने। अगर बच्चा अब शिक्षा पे, एक तो हायर एजुकेशन पे खर्च किया, फिर कोचिंग पे, तैयारी के लिए मान लो उसको कोचिंग पे खर्च कर दिया, और कौशलता पे, इस पे खर्च कर दिया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने अपने बचत का कैसे भी करके यहां पर खर्च किया। अब इसको यहां पर क्या मिलेगा? रोजगार। रोजगार मिल गया तो इसके पास क्या आने लग जाएगी? आय आने लग जाएगी, ठीक है। और आय आने लग जाएगी तो ये क्या करेगा? अपने गरीबी के जो दुष्चक्र है इसको तोड़ देगा वो। आय बढ़ेगी इसकी, मान लो कि आय है, अभी मान लो कि सरकारी सेवाओं में है, सरकारी सेवाओं में आ गया, तो पहले गरीबी के दायरे में था, तो अगर मान लो इसकी लड़का लड़की होती, एक लड़का और एक लड़की होती, तो लड़की का जो विवाह है वो अपने ही दायरे में करता और लड़के का विवाह भी अपने ही दायरे में करता। अब लड़की अगर मान लो कि गरीब फैमिली से है, ठीक है, तो अमीर फैमिली में जाना मुश्किल हो जाता है वैसे, ठीक है। और लड़का अगर गरीब है तो फिर वो अमीर लड़की को एक्सेप्ट करने में मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों का जो बैलेंस है वो नहीं बन पाता, ठीक है। वो डिपेंड करता है सोच और समझ के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये सरकारी सेवाओं में आ जाएगा, तो सरकारी सेवाओं में आ जाएगा तो इसके ऊपर जो बंधन लगा हुआ था पहले, ये विवाह का, जो विवाह का बंधन लगा हुआ था वो विवाह का बंधन टूट जाएगा। यहाँ ये व्यक्ति अब सरकारी सेवाओं में आ गया तो इसकी आय बढ़ गई और प्रतिष्ठा भी, आय और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ गई। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि जब शिक्षा पे खर्च किया गया और बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया तो हाई, और किस चीज में कि जो शिक्षा का खर्चा वो हायर एजुकेशन में गया, स्किल्ड में गया और कोचिंग में गया, तीनों का आधार तैयार हो गया, तो यहाँ रोजगार मिलने की उसकी संभावना है। रोजगार सरकारी क्षेत्र में और प्राइवेट क्षेत्र के अंदर, सरकारी क्षेत्रों के अंदर उसकी आय निश्चित हो जाती है, ठीक है, सुरक्षा मिल जाती है, ठीक है, और सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है। और यहाँ दूसरा सरकारी सेवाओं में आ जाता है तो यहाँ प्रतिष्ठा और अवसर, सरकारी सेवाओं में अवसर मिलने से उसकी प्रतिष्ठा में इनहेंस होता है, बढ़ोतरी होती है, ठीक है। ये सामाजिक, तो जो गरीबी का दायरा था ये दुष्चक्र जो है वो टूट जाएगा यहां से। अब ये व्यक्ति अगर मान लो कि यहां पर अब ये अगर विवाह करेगा
ठीक है। विवाह करेगा तो अपनी इच्छा से कर सकता है। अमीर गरीब का दायरा यहां थोड़ा टूटता है, ठीक है। दूसरा, जो अगर मान लेते हैं कि भाई, यहां समझा देता हूं मैं, समझ सकते हैं इसको आराम से। अब आप यहां देख लीजिए कि अगर मान लो कि रोजगार मिल गया, ठीक है। अब रोजगार मिल गया तो परिवार की जो जिम्मेदारी है वो किस पे आ जाएगी? संतान पर, ठीक है। एक तो इन्होंने ये काम किया संतान पर, तो यहां क्या हो गई? सुरक्षा मिल गई। दूसरा, प्रतिष्ठा, ठीक है। तीसरा, अब वो क्या है कि जब आय जो है, अगर आय बढ़ रही है, आय बढ़ गई, तो ये व्यक्ति खर्च कहां करेगा? अब सरकारी सेवाओं में है तो उसको पता है इस बात का कि मेरे को तैयार कैसे किया गया है, एक ह्यूमन जो मानव विकास है वो कैसे हुआ है, तो ये व्यक्ति किस चीज पे खर्च करेगा? वो वही स्वास्थ्य, अपने बच्चों की शिक्षा, पोषण, और जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का जो दायरा है वो मीडियम चेंज कर देगा यहाँ, ठीक है। कोचिंग करवाएगा, ट्यूशन करवाएगा, सारी सुविधाएं वो है वो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या मिलेगी इनको? सुविधाएं। ये बीमा भी करवाएगा फ्यूचर को लिए, तो सारी चीजें यहाँ पर क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किसी एक प्रक्रम को तोड़ेंगे तो उससे कई सारे जो है प्रक्रम टूट जाते हैं, ठीक है। अब इसीलिए मैंने कहा कि आप चीजों को आराम से समझिए कि क्यों जरूरी है, कहां पर रुपया खर्च करें, ये जरूरी होता है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आर्थिक विकास, अब इससे क्या होगा? देखो, पहला, गरीबी दूर। दूसरा, भुखमरी दूर, क्योंकि खाने के लिए पर्याप्त रूप से पैसा आ गया, आप है ना, चीज खरीद सकते हैं। तीसरा, आप देखते हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक विकास में आप देखते हैं जो शारीरिक और मानसिक दबाव है, मानसिक दबाव है, इसको भी कम किया जा सकता है, ठीक है। आर्थिक विकास से सारी चीजें हो सकती है। और इससे क्या होगा कि जब आय बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? खर्च करेंगे। लोग क्या करेंगे? खर्च करेंगे। देख लीजिए ये, और खर्च करेंगे तो क्या होगा? खर्च करेंगे तो देखिए, आय बढ़ेगी तो खर्च कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन खर्च करेंगे तो ये क्या होगा? मांग जनरेट करेंगे। मांग जनरेट करेंगे तो इसकी पूर्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? उत्पादन करना पड़ेगा। किनका? वस्तुओं और सेवाओं का। वस्तुओं और सेवाओं का, आराम से देखिए। और वस्तुओं और सेवाओं का अगर उसकी उत्पादन करना पड़ेगा तो इनकी जो मांग होगी, और उन मांग को ध्यान में रखते हुए यहां जो उत्पादन करता है वो क्या करेंगे? निवेश करेंगे, या फिर फैक्ट्रियां लगाएंगे, या उत्पादन को बढ़ावा देंगे। इससे क्या होगा? रोजगार मिलेगा। किस क्षेत्र में? एक तो श्रमिक के, और श्रमिक में एक स्किल्ड और एक नॉन स्किल्ड, दोनों तरीके से, सभी तरीके से यहाँ पर क्या होगा? जो रोजगार है वो मिलने की संभावना होगी। अब आराम से इसको वापस समझ लीजिए एक बार। ये सारी चीजें देख लीजिए आराम से कि इससे क्या प्रभाव हो रहा है। अब मैं एक ग्राफ बना देता हूं, उस ग्राफ से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। पहला देखिए, तीन चीज और समझ लीजिए साथ में, एक और बता देता हूं। उत्पादन, आय, खर्च,
इसको आराम से समझिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं होगी। पहला, उत्पादन कर रहे हैं मान लो कि वस्तु और सेवाओं का, किसका? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। मान लेते हैं कि 100 वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, और ठीक है 100 वस्तुओं का, ठीक है, उत्पादन कितना हो रहा है ये। तो मुझे बताओ कि जितने वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, ठीक है, तो इनकी लागत कितनी है, ठीक है, टोटल लागत हमने कैलकुलेट कर ली। पता चला कि इसकी टोटल जो वस्तु है उनकी लागत कितनी होगी, 100 रुपया। अगर एक वस्तु की कीमत 1 रुपया मान लेते हैं तो टोटल लागत कितनी होगी, 100 रुपये। मतलब जितना उत्पादन हुआ है उतनी आय है। इस बात का ध्यान रखना, जितना उत्पादन हुआ है उतनी ही आय है, क्योंकि उत्पादन कितना हुआ है, 100 रुपए तक का हुआ है, 100 वस्तुओं का हुआ है और एक वस्तु की लागत में 100 रुपए है, तो आय कितनी होगी अधिकतम, ये अभी कितनी आय है ये, ठीक है। अब मुझे बताओ कि हमारे पास आय कितनी आ गई उत्पादन से, 100 रुपए आ गई, ठीक है। मैं एग्जांपल दे देता हूं। उत्पादन हुआ है मान लो कि जीडीपी का, जीडीपी के अंदर, ठीक है, ठीक है। अब जीडीपी के अंदर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, ठीक है, एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंदर, ठीक है, इतना उत्पादन हुआ है, कुल उत्पादन। तो मुझे बताओ कि अब पता किया कि भाई ये जो उत्पादन वस्तु और सेवाओं का, ठीक है, ये इसकी लागत कितनी, कितना हुआ है, तो ये पता चला कि 100 रुपया हुआ है, ठीक, 100 रुपया हुआ है, ठीक। तो मुझे बताओ कि आय कितनी होगी, तो 100 रुपये तो होगी। देखो उत्पादन जितना हुआ है उसकी लागत जितनी है उतनी तो आय होगी, तो जितना उत्पादन है उतनी ही आय होगी, इस बात का ध्यान रखना। अब मुझे बताओ कि जब आपकी जेब में 100 रुपया है तो आप खर्च कितना कर पाएंगे अधिकतम, 100 रुपया। तीनों को आराम से देखिए, जितना उत्पादन है हुआ है उतनी ही आय होगी और जितनी आय है उतना ही खर्च कर पाएंगे। ये देख लीजिए, ये तीनों कॉन्सेप्ट ना ये अर्थव्यवस्था के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देख लीजिए, अब हम लोग बात कर रहे थे इस आय की और खर्च की। हम खर्च क्या कर रहे थे पहले, मैंने बताया वो परिवार वाला जो अभी एग्जांपल दिया था पिछला, ठीक है। अब खर्च हमने क्या किया, खर्च किया तो खर्च करेंगे तो मांग बढ़ेगी, मतलब मांग बढ़ी, खर्चा किया मांग बढ़ी और मांग बढ़ी, ठीक है। तो पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूर्ति करने के लिए ये देखो उत्पादन करना पड़ेगा, ये, ठीक है। और जैसे उत्पादन होगी तो फिर आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो फिर खर्चा होगा, तो ये सर्कल चलता रहता है ऐसे अर्थव्यवस्था में, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस रखना पड़ता है। अब अगर इनकी आगे पीछे हो जाता है कि खर्च तो मतलब अगर मांग बढ़ रही है लेकिन पूर्ति नहीं हो रही तो फिर वो बैलेंस बिगड़ जाता है, उसका आधार हम महंगाई वगैरह, मुद्रास्फीति, है ना, तो वो सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस आधार पर ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। मैंने आपको सामाजिक विकास के बारे में बता दिया कि आपको खर्च कहां करना चाहिए और कहां आप बचत कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए, ठीक। सामाजिक से आर्थिक विकास से सामाजिक क्षेत्र में विकास, ठीक है। अब इस सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन से आ गए, देखो शिक्षा आ गई, शिक्षा में आप देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, टेक्निकल, इसके अलावा फिर आप यहां देखो शिक्षा, शिक्षा के साथ में आपको स्किल, कौशल, कौशलता पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। फिर बाद में रुपया, स्वास्थ्य और
पोषण पर, इन पर रुपया खर्च करना चाहिए। जब आप यहां पर रुपया खर्च करोगे, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आगे रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो क्या होगी, आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो क्या होगा, एक तो जिम्मेदारी पूरी होगी, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे, और आय अगर बेटर होगी तो गरीबी का दायरा खत्म हो जाएगा, भुखमरी खत्म हो जाएगी, और तीसरा फिर बाद में जो स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्र हैं इन पर आप क्या करेंगे, बेटर ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। तो यहां क्या होगा कि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो स्थिति बेटर रहेगी, सामाजिक दबाव में आप नहीं रहेंगे, मानसिक स्थिति आपकी बेटर रहेगी, ठीक है। ये यहां सारी चीजें, तो ये क्या होगा कि जब ये सारी चीजें होगी तो इससे पारिवारिक संतुलन है वो बना रहेगा, यहां पर जो व्यवस्था है वो बनी रहेगी, व्यवस्था नहीं टूटेगी, और इसी आधार पर क्या करेंगे, जब परिवार की व्यवस्था बढ़ेगी तो सामाजिक स्तर भी मजबूत होगा, सामाजिक स्तर मजबूत होगा तो राज्य और राष्ट्र का स्तर मजबूत होगा। ये इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जो ग्लोबली डिमांड है वो भी करेंगे। जैसे हमारी डिमांड होगी तो वैश्विक स्तर पर क्या होगा कि यहाँ पर डिमांड जो क्रिएट होगी उसकी पूर्ति के लिए वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर रोजगार की संभावना, जो फैक्ट्री है वो भी लगेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार में यहाँ के लोग जब संलग्न होंगे तो उनको आय मिलेगी, फिर आय से क्या होगा, वो खर्च करेंगे, बचत करेंगे और अपनी सामाजिक जरूरत भी पूरी करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट एक तरीके से ये गिरा हुआ है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अब मैं फाइनली आपको लेके चलता हूं वहां पर जहां हमने शुरुआत की थी पहले कि ये क्यों जरूरी है, और ये आर्थिक विकास देख लीजिए, हमने यहां से शुरुआत की थी और यही पढ़ते रहे। गुणात्मक विकास से क्या होगा, पहला जीवन स्तर में सुधार होगा, और शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कौशल में विकास की बात चलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख लक्ष्य क्या था इसका, गरीबी को कम करना। जब आय बढ़ेगी तो आय कैसे बढ़ेगी, हमको स्किल्ड रोजगार देना पड़ेगा, और रोजगार से हमको पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी जरूरतें पूरी कर पाएंगे और गरीबी के चक्कर को क्या करेंगे, तोड़ पाएंगे। आय की असमानता होगी और असमानता को दूर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बेहतर रोजगार दे सकते हैं, लोगों को ऊपर उठा सकते हैं। तीसरा, भुखमरी के अंदर कमी कर सकते हैं, जो पहले भुखमरी के दायरे में था तो क्या कर सकते हैं, सरकार ऐसी योजनाएं लाकर सरकार क्या कर सकती है, अपनी जीडीपी का जो पैसा है, जो आय का पैसा है, वो सरकारी योजनाओं पे खर्च करके क्या कर सकते हैं, भुखमरी के अंदर जो भुखमरी में शामिल लोग हैं उनके लिए खाने की पोषण आधारित व्यवस्था कर सकते हैं। आय की असमानता है, इसको भी कम करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन ये दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। गरीबी को कम करना, और सरकार क्या करती है, इसको बीपीएल, एपीएल जैसे क्षेत्रों में डिवाइडेड करती है, रुपया खर्च करती है सामाजिक क्षेत्रों के अंदर, ठीक है। ये सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रहती है। अब इसको भूमिका तोड़ने में देखो, परिवार की, व्यक्ति की, समाज की, इसके अलावा जो सरकार की है वो भूमिका रहती है। प्रशासनिक जवाबदेही भी बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि प्रशासनिक अगर जवाबदेही नहीं होगी तो दिक्कत होगी, ठीक है। फिर प्रति व्यक्ति आय में सुधार, अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो वही चीज है कि आप जो उपभोक्ता है वो उपभोग के लिए क्या करेगा, डिमांड करेगा, मांग करेगा, तो मांग की पूर्ति के लिए क्या होगा, निवेश होगा, निवेश के लिए क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियां लगेगी, इंडस्ट्री के लिए फिर श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, और वहां पर फिर उनको रोजगार की संभावना बढ़ेगी। इस आधार पर जो सारी जो प्रक्रिया है वो, तो इसलिए मैंने आपको सारी चीजें एग्जाम्पल के साथ में वो चीजें बताई है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि मैं इसको टेक्निकल चीजों से नहीं बता रहा हूँ, इसको एकदम ग्राउंड लेवल से चीजें बता रहा हूँ कि पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए। अब विकास से संबंधित बात कर लेते हैं, इससे प्रभुत्व विषय सेवा क्षेत्र की हमने बात की थी, ठीक है, कि अगर अब सरकार क्या करती है कि देखो ट्रांसपोर्टेशन है, सेवा क्षेत्रों में एजुकेशन है, स्वास्थ्य, मैंने जो जितनी चीजें बताई उन सब में क्या होगी कि प्रमुख विषय, अगर इन क्षेत्रों के अंदर विकास होगा तो इनका प्रभुत्व बढ़ेगा, जनसंख्या के लाभांश बढ़ेगा, लोगों को रोजगार देंगे, कैसे, उनको स्किल्ड करके। अवसंरचना का विकास होगा, रोड बनेगी, सड़कें बनेगी, जो सड़कें बनेगी, जो बंदरगाह बनेंगे और अन्य जो प्लेटफॉर्म है वो बनेंगे, ठीक है, वो सारी चीजें, स्कूल बनेंगे, स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे, इसके अलावा जो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च सेंटर है वो बनेंगे, नवाचारी उपाय और भी होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियां लगेगी, सारी चीजें। डिजिटल क्रांति, एआई जैसे उपकरणों का उपयोग होता है, कृषि में आधुनिकीकरण,
जो मशीनीकरण इसका किया जा रहा है, इसके अंदर नई नई नवाचारी जो रासायनिक है, केमिकल युक्त जो प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल करके जो उत्पादकता है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और कई सारे जो है जैविक खेती पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा और कई सारे आर्थिक सुधार करके, जैसे उदारीकरण की व्यवस्था आई थी 1991 के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर जो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है और जो आर्थिक क्षेत्र है इसको क्या किया गया, ओपन किया गया, और विदेशी जो लोग हैं ये विदेशी कंपनी यहाँ पर क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट किया, और ये इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ पर जो पैसा है वो भरपूर मात्रा में आया और उसी आर्थिक व्यवस्था के अंदर सुधार हुआ। ठीक है, तो ऐसे कई सारे आयाम। चुनौतियां क्या है, उच्च बेरोजगारी और कौशल की कमी। बेरोजगारी होगी तो सरकार पर दबाव बनेगा और नैतिक दबाव तो बनता ही है, और इनको रोजगार देने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, कुछ रोजगार के उपक्रम चलाने पड़ेंगे। और कौशल की कमी होगी तो सरकार के लिए वो क्या होगा, एक तरीके से बीमारी होगी, दबाव होगा। ठीक है, वो एक फंगस की तरह काम करता है कौशल, अगर कौशल नहीं रहता तो। ठीक है, परिवार पर, व्यक्ति पर और मानव विकास पर तो वो प्रभाव डालता ही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच के विकास का अंतर। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र का बता दिया कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो पृष्ठभूमि बनती है वो आप देखते हो स्वास्थ्य केंद्रों के, स्कूल, हायर एजुकेशन, ये प्लेटफॉर्म आपको कम देखने को मिलते हैं। अब ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो प्रैक्टिकल के लिए जो संस्थाएं होती हैं, जो सेंटर होती है, वो नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, एक दिखावे की तरह चलता है, केवल फॉर्मेलिटीज होती है केवल। ठीक, शहरी क्षेत्रों के अंदर वो चीजें मिलती है, या उपभोक्तावादी जो संस्कृति जाता है या कम है, या परंपरागत रूप से चीजों को काम लिया जाता है, या आधुनिकता को देखा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें इस हिसाब से। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे समावेशी विकास, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, इसमें यही इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू।